मधु और मुकेश की शादी को पूरा 1 साल हो गया था। जब से मधु इस घर में आई थी, तब से बाबूजी, मुकेश के पिताजी, उसकी आँखों में खटक रहे थे। बस वो एक उचित मौके की तलाश में थी कि कब वो उनको घर से निकाले और उस घर पर उसका एक छत्र राज हो। बाबूजी का किसी भी बात पर टोकना मधु को रास नहीं आ रहा था। क्योंकि कभी मधु नल को खुला छोड़ देती तो कभी फालतू की लाइट खुली छोड़ देती थी। इस बात को लेकर जब भी बाबूजी समझाते, मधु को मानो मिर्ची लग जाती कि ये तो रिटायर आदमी हैं, बुजुर्ग हैं, अपने काम से काम रखें। एक दिन गैस पर दूध को उबालने के लिए रखने के बाद फ़ोन पर अपनी सहेली से बातें करने में व्यस्त हो गई। ये तो कहो भाग्यवश बाबूजी किचन में पानी पीने आए और सही समय पर गैस बंद कर दी, वरना तो सारा दूध गिर जाता। इसी बात को लेकर वो बहू से कहने लगे, बहू ये क्या तुम गैस पर दूध चढ़ाकर फ़ोन पर बातें कर रही हो और बातों में इतना खो गई कि गैस पर दूध चढ़ा है ये भी भूल गई। अगर मैं किचन में पानी पीने नहीं जाता तो सारा दूध गिर जाता। बाबूजी, पर गिरा तो नहीं ना? तो आप अपने काम से काम रखिए और एक बात और, मेरे कामों में दखलंदाजी ना करें। ये कहकर मधु तमतमाती हुई अपने कमरे में चली गई और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। और शाम को मुकेश के घर आते ही मधु शुरू हो गई। देखो जी, मैं अब बाबूजी के साथ नहीं रहूँगी। जब देखो बहू ये करो, बहू वो करो। बहू तुमने ये काम ऐसे क्यों किया? मैं तो इस तरह की टोका-टाकी से तंग आ गई हूँ। अब इस घर में या तो बाबूजी रहेंगे या मैं रहूँगी। मधु ने चिढ़ते हुए कहा। मधु तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? भला इस उम्र में कहाँ जाएँगे बाबूजी? जहाँ मन हो वहाँ चले जाएँ, पर इस घर में तो नई जगह है उनके लिए। क्या बात कर रही हो? ये घर बाबूजी ने ही बनवाया है। तो क्या हुआ? अब तो ये घर मेरे नाम पर है। याद करिए आपने टैक्स बचाने के लिए ये घर मेरे नाम करवा दिया था। मधु मुंह बनाते हुए बोली। सबसे बड़ी गलती मैंने यही करी जो घर तुम्हारे नाम पर कर दिया था। मुकेश चिंतित स्वर में बोला। अगले दिन मुकेश की बहन दीप्ति आती है। भैया, ये क्या सुन रही हूँ मैं? आप बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज रहे हो? मुकेश उत्तर देता है, नहीं। ऐसा तुमसे किसने कह दिया कि मैं बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज रहा हूँ? भाभी ने फ़ोन किया था। तब तक किचन से निकलते हुए साड़ी से हाथ पोंछते हुए मधु आ गई। हाँ, मैंने फ़ोन पर बात की थी और हाँ, हम 1-2 दिनों में बाबूजी को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाएंगे। पर तुम लोगों ने मुझसे एक बार भी पूछना उचित नहीं समझा। आपसे क्या पूछना? जब घर मेरा है तो सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। दीप्ति सब सुन रही थी। उसने गुस्से में कहा, आप लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है बाबूजी को रखने में, तो रहने दीजिए। अभी उनकी बेटी है उनका सहारा बनने के लिए। आज के बाद बाबूजी मेरे घर मेरे साथ रहेंगे। ना तो मैं उनके लिए पराई हूँ और ना ही वो मेरे लिए। मेरे ससुर जी बहुत आराम से रहते हैं हमारे साथ और उन्होंने ही मुझसे कहा था कि कोई ना रखे तुम्हारे बाबूजी को, तो तुम उन्हें अपने साथ यहीं लेती आना। तुम उनकी बेटी हो और ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। अभी उनकी बेटी ज़िंदा है, आप लोगों को उनकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मुकेश ने दीप्ति को बहुत समझाने की कोशिश की, पर दीप्ति को लगा कि भैया भी इन सब बातों में शामिल हैं। उस दिन के बाद से बाबूजी अपनी बेटी के साथ रहने लगे। समय बीतता गया। मधु ने एक बेटे को जन्म दिया। मधु बेटे को पाकर फूली नहीं समा रही थी, पर मुकेश बस खुश था। मधु मुकेश से कहती है, सुनो जी, हम एक बड़ी पार्टी रखते हैं बेटे के आने के उपलक्ष्य में। मुकेश ने कहा, नहीं अभी नहीं, बाद में कर लेंगे पार्टी। अभी बहुत बिजी हूँ और अभी समय बहुत पड़ा हुआ है। और उसने मधु की बात टाल दी। धीरे धीरे मुकेश का बेटा 4 साल का हो गया। मधु फिर से माँ बनने वाली थी। इस बार उसने एक बेटी को जन्म दिया। मुकेश ने उसे गोद में लिया और प्यार से गले से लगा लिया। मुकेश इतना खुश था कि वो सबको बताता फिर रहा था कि मैं एक नन्ही परी का पिता बन गया हूँ। मुकेश ने बेटी होने के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ी शानदार पार्टी रखी। ये सब देखकर मधु के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि जब बेटा हुआ था तब मधु के कहने के बावजूद भी कोई पार्टी नहीं रखी थी, जबकि सब बेटा होने की पार्टी देते हैं और ये है कि बेटी होने के उपलक्ष्य में इतनी शानदार पार्टी मना रहे हैं। एक दिन मौका देकर मधु ने अपने पति से पूछा,
एक बात बताओ, जब हमारा बेटा हुआ था तब ना ही आप बहुत खुश थे और ना ही आपने कोई पार्टी दी थी, जबकि बेटी आने पर आपकी खुशी दोगुनी हो गई और आपने पार्टी भी बहुत शानदार दी। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि कल को बेटी ही तो सहारा देगी। क्योंकि बेटे तो पराए होते हैं, पर बेटियां कभी पराई नहीं होती हैं। जब सब साथ छोड़ देंगे, तब मेरी बेटी ही मेरे काम आएगी और मेरा ध्यान रखेगी। अक्सर लोग बेटी होने के बाद दुखी हो जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा सुख माँ-बाप को बेटी से ही मिलता है। मैंने अपने जीवन में देख लिया है। क्योंकि एक बेटा होने के नाते मैं अपने बाबूजी को ना ही संभाल पाया और ना ही उन्हें अपने घर में रख पाया। लेकिन मेरी बहन एक बेटी होने का पूरा कर्तव्य निभा रही है। मुझे अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ? मधु को मुकेश की बात समझ आ चुकी थी। उसे अपनी गलती का बहुत ही पछतावा था। मधु मुकेश से अपने किए की माफ़ी माँगती है। मुकेश कहता है कि मुझसे माफ़ी माँगने से क्या फ़ायदा? तिरस्कार तो तुमने बाबूजी का किया है। मधु बाबूजी के पास जाकर उनके पैर पकड़कर माफ़ी माँगती है। मधु को अच्छी तरह से ये समझ आ चुका था कि आज जैसे मैंने अपने ससुर जी के साथ किया है, कल को मेरा बेटा और मेरी बहू मेरे साथ भी वही करेंगे, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। मधु को अपने किए पर बार-बार बहुत पछतावा हो रहा था। उसने मुकेश से कहा, चलो बाबूजी को वापस उनके घर में लेकर आते हैं। मुझसे जो गलती हुई है, मैं उस गलती का तहे दिल से सुधार करना चाहती हूँ। वो पति मुकेश के साथ ननद दीप्ति के घर जाकर बाबूजी के पैर छूकर उनसे अपने किए की माफ़ी मांगती है और बाबूजी से उनके घर चलने को कहती है। बाबूजी सब भुलाकर मधु को माफ़ कर देते हैं और उनके साथ अपने घर में वापस आ जाते हैं। ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि जैसा व्यवहार हम बुज़ुर्गों के साथ करेंगे, वैसा ही व्यवहार हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे बुढ़ापे में हमारे साथ करेगी। मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।